रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दी और उमर तारिक साहब ने ज्वाइन कर लिया। तो मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, वो हर जगह पर और सोलर सिस्टम में से दूर दूर हर प्लेनेट पे मेथेन मिली हुई है। 2 to 8% of atmosphere of Titan, Saturn's largest moon, is methane. तो एक मेथेन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एथेन एंड प्रोपेन are second and third respectively to methane in many ways. Ethane is the alkane next to methane in structural simplicity, right? Methane एक कार्बन वाला है तो फिर 2 वाला एथेन, तो स्ट्रक्चरल हवालों से। उसके अलावा फिर उसके बाद प्रोपेन, राइट? 3 कार्बन वाला एल्केन है प्रोपेन। Ethane approximately 10% is the second, and propane approximately 5%, the third most abundant component of natural gas, which is 75% methane. ठीक है, जो नेचुरल गैस है वो क्या है? 75% मैथेन है, और फिर उसके बाद 10% एथेन और 5% प्रोपेन। Natural gas is colorless and nearly odorless, as are methane, ethane, and propane. All right, तो नेचुरल गैस की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट ओडरलेस और कलरलेस, बिल्कुल, क्योंकि 75% उसकी मैथेन है, 10% एथेन है और 5% प्रोपेन है। 90% तो ये 3 चीजें हो गई। The characteristic odor of the natural gas we use for heating our homes and cooking comes from trace amounts of unpleasant smelling sulfur containing compounds called thiols. तो फिर बू तो होती है गैस की, वो फिर कहाँ से आ रही होती है? वो जो गैस की वो जो लीक हो रही होती है, तो वो आ रही होती है ना, वो जब वो कहीं से वो उधर से पाइप में वो छोटा सा वो जो आ रही होती है, राइट? तो यार वो वो खुद से ऐड की, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ खुद से ऐड की होती है ताकि पता चले लीकेज हो रही है। अच्छा, गुड। और ये कह रहे हैं कि वैसे जो नेचुरल गैस है उसके अंदर जो थायोल्स होते हैं उसकी वजह से आ रही होती है। दैट आर, ये आगे लिखा हुआ है जो इन्होंने बताया और हमने, दैट आर डिलिबरेटली एडेड टू इट टू वार्न अस ऑफ पोटेंशियली डेंजरस लीक्स। ठीक है, तो थायोल्स ऐड इसीलिए करते हैं ताकि पता चले कि यार वो लीक हो रही है, वरना अगर खाली प्रोपेन, एथेन और मेथेन होती तो कितने डुस डुस धमाके हो रहे होते। अच्छा, एक सवाल पैदा होता है यहाँ पर, जो कि मैंने आपको बिल्कुल शुरू शुरू में पढ़ाया हुआ है, कि गैसेस में मेथेन होती है और एथेन और प्रोपेन। इसका मतलब है ये रूम टेम्परेचर पे ये सब गैसेस हैं। आखिर क्यों ये गैसेस क्यों है? सॉलिड्स या लिक्विड्स क्यों नहीं? ये नेचुरल गैस भी होती है ना, और ऑयल्स भी होते हैं ना, दोनों जमीन के नीचे से निकलते हैं, या गैसेस निकलती हैं या ऑयल्स निकलते हैं, दोनों ड्रिल करते हैं उसके बाद। तो क्या चक्कर है? ये मेथेन, एथेन, प्रोपेन गैसेस क्यों है? एनीबॉडी? क्योंकि इनमें मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं। क्यों इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं फिर? अच्छा, दूर अगर दूर मैं होते हैं एक दूसरे से। दूर दूर सर क्यों? बिकॉज बिकॉज ये लोग मतलब ये इनके जो मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, क्योंकि इसमें थोड़े से कार्बन मौजूद हैं, तो आई गेस जो टेम्परेचर हम लोगों का यहाँ पे ज़मीन के अंदर होता है उसकी वजह से ये लोग खुद ब खुद मतलब लिक्विफाई हो जाते हैं या मतलब गैस हो जाते हैं, क्योंकि इतना कम टेम्परेचर होता है, इतना कम रिक्वायर्ड होता है उन लोगों को, मे बी आई गेस। अच्छा, गैस, लेकिन वजह बताए ना, ये तो आपने एक बात कर दी, क्यों? अच्छा, मैं हिंट देता हूँ, इसका ताल्लुक है इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस से। इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस क्या होती हैं? एक टेम्परेचर मॉलिक्यूल में इंक्रीज। मीथेन का इनमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस अच्छा, अट्रैक्टिव बाकी फोर्सेस लोग चुप हो जाए। एक सबर ना, ये पहले बोलना था ना। अब एक एक करके बोले, हाथ खड़ा करने पहले। जी, एशम तो नहीं बोलेंगे, पहले बोल चुके हैं। महरीन अकरम, फिर उसके बाद हमरा हुमायूं। इनमें मोलिक्यूल वो इंटर मोलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, इस वजह से गैस होते हैं। इंटरमोलिक्युलर फोर्सेस वीक होती हैं मेथेन, एथेन और प्रोपेन में, महरीन ने बताया। और चूंकि कम होती हैं, इसका मतलब क्या है कि एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल यू है, दो है ना। अगर इंटरमोलिक्युलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह होंगी, वैन डेर वाल्स फोर्सेस होंगी, तो ये एक दूसरे के स्ट्रांग होंगी तो करीब करीब रहेंगे। लेकिन चूंकि वो वीक है तो ये दूर दूर रहते हैं, इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं, इसलिए गैसेज होते हैं। हमरा हुमायूं, अब आपसे फिर अगला सवाल ये कि आखिर इनमें इंटरमोलिक्युलर फोर्सेस वीक क्यों होती हैं? और अगर आप ना बता सकी तो मोहम्मद उसामा गफ्फार बताएंगे। सर इनमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं
ओए क्यों क्यों होती होती हैं? हैं? हाँ, हमने पढ़ा था बिल्कुल शुरू के पहले 2 लेक्चर्स में। चले मोहम्मद उसामा गफ्फार आप बताइए। हाँ। सर जिस तरह कार्बन एटम नंबर का नंबर इंक्रीज होता जाता है उतना ही ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज होती हैं, इसलिए इंक्रीज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आ जाते हैं। है ना, हमने पढ़ा था कि अच्छा तो फिर अगला सवाल उसामा गफ्फार ने ये बताया है, तो इनके अलावा अब हाथ खड़ा है हैशम का। तो हैशम आप बताइए कार्बन नंबर ज्यादा होने से इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस क्यों बढ़ती हैं? हैशम बताना नहीं चाह रहे। 23508 आप बताइए। सर उससे मतलब वो साइज सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, फिर मोमेंटरी चार्जेस की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। हाँ हाँ जी, ये बताया। जबरदस्त, बड़ी अच्छी बात बताई इन्होंने। भाई उमैमा और महरीन हाथ नीचे कर लीजिए, पर जवाब आ गया, हमें मिल गया। कि हमने कहा ये कि जो जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मॉलिक्यूल में बढ़ते जाएंगे उसका सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ने का मतलब क्या है कि 2 मॉलिक्यूल्स के, एक मॉलिक्यूल ये एक मॉलिक्यूल ये है, राइट। ये इंट्रा मोलिकुलर फोर्सेस की बात नहीं हो रही, विद इन द मॉलिक्यूल फोर्सेस की बात नहीं हो रही। एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है। इन दोनों के दरमियान में फोर्सेस ज्यादा कब होंगी? जब इन दोनों के सरफेस बड़े होंगे। जब सरफेस ज्यादा होंगे तो इसका मतलब है कि चांसेस ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग फोर्सेस ज्यादा हो जाएगी। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ाने से इंटरमोलेकुलर फोर्सेस बढ़ती चली जाएंगी, यानी ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब रहेंगे, इंडिपेंडेंटली बहुत ज्यादा मूव नहीं करेंगे। और गैस होने के लिए तो उसको इंडिपेंडेंटली मूव करना होता है। तो ये तो 3 कार्बन तक के कंपाउंड्स हैं और एक आध और भी। इनमें इंटरमोलेकुलर फोर्सेस इतनी कम होती है कि बिल्कुल इंटरमोलेकुलर फोर्सेस बहुत कम होती हैं। तो ये गैसेस की तरह, अगर कार्बन आइटम्स थोड़े से ज्यादा होंगे तो फिर ये लिक्विड्स वाले वो होंगे हाइड्रोकार्बन, और उससे ज्यादा होंगे तो फिर सॉलिड्स आएंगे। हम पढ़ते हैं, ऑलराइट। अच्छा, और इन तीनों में से मेथेन की सब बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा या मेल्टिंग पॉइंट? इन तीनों में से मेथेन और एथेन और प्रोपेन में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? प्रोपेन का सर। प्रोपेन का ज्यादा होगा। हाँ, क्योंकि इन तीनों में सबसे ज्यादा सरफेस एरिया है प्रोपेन का। जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है उसके नंबर ऑफ कार्बन आइटम ज्यादा है, इसके सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ज्यादा है, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ज्यादा है, तो मेल्टिंग पॉइंट पॉइंटिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो अगर आप देखें मेथेन का बॉइलिंग पॉइंट है -160 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी -160 पे लेकर जाएंगे मेथेन को, ठीक है। तो फिर कहीं जाके उससे भी नीचे लेकर जाएंगे -160 से, फिर कहीं जाके ये लिक्विफाई होगा। और एथेन का है -89 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रोपेन का है -42 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी तीनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है, सॉरी ये बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है, यानी हाँ वही ना, गैस से लिक्विड बनेंगे। यानी रूम टेम्परेचर क्या, अगर आप इनको अपने ये जो हमारा रेगुलर फ्रिज होता है इसके अंदर भी डाल दें, इवन फ्रीजर होता है -20 तक हमारा फ्रिज होता है ना, 4 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो फ्रीजर होता है अप टू -20 होते हैं नॉर्मल। तो उसमें भी ये लोग गैसेज ही रहेंगे। ऑल द एल्केन्स विद 4 or few carbons यानी मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन आर गैसेज एट रूम टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर with the highest boiling point of the 3, propane is the easiest one to liquefy। तो इन तीनों में से जिसको आसानी से कर सकते हैं। We are all familiar with propane tanks. These are steel containers in which a propane-rich mixture of hydrocarbons called liquefied petroleum gas (LPG) पिछले दिनों स्कैंडल इसका बहुत ज़्यादा वो होता है ना, वो लोगों ने पैसे खा लिए थे, is maintained in a liquid state under high pressure as a convenient clean burning fuel। ठीक है, तो ये रादर क्लीन है एलपीजी बनिस्बत वो बड़े बड़े कार्बन कंटेंट कम है ना, 3 कार्बन है, इसलिए रादर क्लीन ये वो है। इट इज जनरली ट्रू तो मुझे ये बताइए ये कंटेनर में ये कैसे भाई, वो जो आपका वो सिलेंडर है इसका एलपीजी का, उसके अंदर ये लिक्विफाई क्यों होता है? हालांकि रूम टेम्परेचर पे होता है वो। रूम टेम्परेचर इसका तो बॉइलिंग पॉइंट -42 है। फिर वो कंप्रेस ऑक्सीजन नहीं होता। हुआ होता प्रेशर की वजह से। वेरी गुड, ऑलराइट, गुड। It is generally true that as the number of carbon atom increases, so does the boiling point. The 70 carbon alkane heptacontain, ठीक है, CH3, CH2, 68 and CH3 boils at 653 degrees centigrade, and its carbon 100 analog hectane at 715 degrees centigrade। ठीक है, आपको समझ आ रही ना? जितना आप ज्यादा करते जा रहे हैं कार्बन एटम्स,
तो जनरली स्पीकिंग boiling point बढ़ता जा रहा है. The structural features of methane, ethane and propane are summarized in figure 2.6. All of the carbon atoms have 4 bonds, right? सब carbon atoms के 4 bonds हैं. All of the bonds are single bonds and the bond angles are close to tetrahedral. ये सारी चीजें हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं, right? Tetrahedral 109.5 degrees. In the next section, we will see how to adapt the valence bond model to accommodate the observed structures. चलिए जी. वैलेंस बॉन्ड मॉडल याद है ना, जिसमें हम कहते थे कि क्या कहते थे वैलेंस बॉन्ड मॉडल में? एनीबॉडी जो बोल चुके हैं उनमें से? नहीं कोई और? सर क्वेश्चन दोबारा रिपीट करें. मैंने कहा वैलेंस बॉन्ड मॉडल क्या है भाई, कल पढ़ा था हमने. सर मैं बताऊं? नहीं आप बता चुके हैं एक दफा. मैं कोई और? सर जैसे एटम्स एक दूसरे के क्लोज आते हैं ना, तो उनके जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ओवरलैप होते हैं और जो ऑर्बिटल्स के बीच में स्पेस होती है ना, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ढूंढने की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट होती है. और बेसिकली जब ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बता रही हैं आप? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बना रही हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो आपने बनाया. अच्छा नहीं सॉरी सर, वो ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी दूसरी थ्योरी में आएगा. ऑलराइट, हाँ इसमें क्या होता है. ऑलराइट ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई ना कि दो एटम्स के दरमियान में अगर दोनों के न्यूक्लियाई के दरमियान में हम एक एक्सिस, एक सीधी लकीर खींचे, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, राइट, एक न्यूक्लियस दूसरा न्यूक्लियस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, तो इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढने की प्रोबेबिलिटी इधर ज्यादा होगी, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको ये वाला न्यूक्लियस भी अपनी तरफ खींच रहा है और ये वाला न्यूक्लियस भी अपनी तरफ खींच रहा है. इलेक्ट्रॉन बीच में नेगेटिवली चार्ज है, राइट, वो इस तरफ भी है इस तरफ भी है, वो दरमियान में खिंचा रहेगा. ऑलराइट, तो अब इस थ्योरी को जहन में रखते हुए अब हम मेथेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं. ऑलराइट, पेज 60 सेक्शन 2.6 sp3 hybridization and bonding in methane. वैसे sp3 के बारे में ध्यान में रखिए. 4 देखें ना, sp3 कितने ऑर्बिटल्स हुए टोटल? अगर आप देखें तो एक s है ना और 4 p ऑर्बिटल्स हैं. 3 p है तो 4. 3 p है और एक s है, राइट, टोटल 4 हो गए. एग्रीड? यस सर. यस सर. ऑलराइट, यस सर. अच्छा, तो अब एक पॉसिबिलिटी ये है कि कार्बन का एक ऑर्बिटल जो है, कार्बन के 4 बॉन्ड्स बनने हैं ना, ठीक है, आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हों s ऑर्बिटल में, राइट, क्योंकि पहले s ऑर्बिटल भरता है ना, और फिर एक px में हो एक py में हो, राइट, क्योंकि px पहले भरेगा नहीं, पहले एक px में आएगा फिर दूसरा py में जाएगा, राइट. यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे s ऑर्बिटल्स में और 2 होंगे p ऑर्बिटल्स में, राइट. ये ऐसे होना चाहिए अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके मुताबिक, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि पहले लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स भरते हैं, राइट, लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स भरते हैं, ऐसे ही पढ़ा है ना. और लोअर एनर्जी s ऑर्बिटल की होती है p की निस्बत. इसका मतलब पहले 2, यानी कार्बन की बात हो रही है, कार्बन के 6 टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पहले शेल में हो गए, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब हमने उन्हें असाइन करना है ऑर्बिटल्स को. शेल तो दूसरा है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, लेकिन अब हमने देखना है कि ऑर्बिटल क्या है, राइट. तो ऑर्बिटल हमने या तो हम ये कर सकते हैं कि पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स हम 2s को असाइन कर दें और फिर एक px को एक py को, यानी 2p को 2 2s को हो गए, 2 2p को हो गए. ये तरीका होना चाहिए क्योंकि इनके एनर्जी लेवल्स डिफरेंट हैं. लेकिन हमें नजर आता है कि असल में ऐसे है नहीं. होता यूँ है कि जो असल ऑर्बिटल्स हैं कार्बन के मेथेन में, वो ना तो s की तरह है और ना p की तरह है, बल्कि हिब्रिड ऑर्बिटल्स हैं. हिब्रिड समझते हैं? कोई चीज जो 2 चीजों से मिलकर बनी हुई हो. ऑलराइट सर. ऐसी चीज जो 2 चीजों से मिलकर बनी, हाइब्रिड जिसे कहते हैं, राइट, हाइब्रिड, राइट, हाइब्रिड. तो हाइब्रिड कहते हैं, हाइब्रिड ऐसी चीज को कहते हैं जो 2 चीजों से मिलकर बनी हुई हो. तो ऑर्बिटल्स का हाइब्रिड बनाने का क्या मतलब होगा, कोई बताए? सर बेसिकली वो ऑर्बिटल्स कंबाइन हो जाएंगे, एक नया ऑर्बिटल अराइज करेगा जिसकी एनर्जी लेवल जो है ना वो डिफरेंट होएगा दोनों. ना एक की तरह होगा ना दूसरे की तरह होगा, बल्कि एक तीसरी चीज बन जाएगी. ऑलराइट,
तो यस कार्बन के जो वैलेंस 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ना तो खाली ना तो वो s ऑर्बिटल्स जा रहे हैं ना p ऑर्बिटल्स जा रहे हैं, बल्कि चारों के ऑर्बिटल ऐसे हैं जो s और p के दरमियान में। लेकिन अब चूंकि ऑर्बिटल 4 बनाने हैं और वैसे हमारे पास, तो वो फिर एक s और 3 p ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। तीनों का समझे, चारों का एनर्जी लेवल एक ही हो जाता है। अगर चारों का एनर्जी लेवल एक ही हो गया, अगर एक नहीं था तो फिर हमने क्या करना था, पहले दोनों इलेक्ट्रॉन हमने s को देने थे क्योंकि उसका एनर्जी लेवल कम था, और फिर p को देने थे। लेकिन अगर चारों का एनर्जी लेवल एक जितना हो गया तो इसका मतलब है 2 s को नहीं देंगे, एक s को देंगे, फिर एक px, फिर py, फिर pz, यानी इस तरह से होगा। एक s में होगा और 3 p में होंगे, राइट, क्योंकि एनर्जी लेवल जो सब सेम है तो चारों ऑर्बिटल सेम होंगे। तो अच्छा, अब अगर ये हो गया तो यानी कि एक s ऑर्बिटल में और 3 p ऑर्बिटल में, टोटल 4 हुए ना, 4 इलेक्ट्रॉन 4 ऑर्बिटल, एक s में 3 p में, sp3, ये sp3 बन गया, राइट, sp3। अच्छा, तो हम अगर कह रहे हैं कि वो जो ऑर्बिटल बन रहा है वो एक s ऑर्बिटल को और 3 p ऑर्बिटल्स को मिलाने से वो हाइब्रिड बन रहा है, राइट। तो हाइब्रिड बन रहा है वो कैसे है, एक s को 3 p के साथ मिलाया। तो इसका मतलब है कि 4 में से एक यानी 1/4 कंट्रीब्यूशन है s ऑर्बिटल का और 3/4 कंट्रीब्यूशन है p ऑर्बिटल्स का, राइट। ये फॉलो करें। यस तो 1/4 कंट्रीब्यूशन है अगर s ऑर्बिटल का, तो 1/4 मींस 25%, राइट। 25% कंट्रीब्यूशन है s का और 75% कंट्रीब्यूशन है p ऑर्बिटल्स का, राइट। डू वी एग्री ऑन दिस? यस सर तो हम कहते Yes, हैं sp3 हिब्रिडाइजेशन जब होती है तो एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं परसेंट s कैरेक्टर, राइट। तो sp3 हिब्रिडाइजेशन में परसेंट s कैरेक्टर है 25%। समझ में आ गई आपको बात? वही क्या समझ में आई? यस सर। sp3 हिब्रिडाइजेशन में परसेंट s कैरेक्टर है 25%। इसका मतलब क्या है परसेंट s कैरेक्टर का? आपको याद होगा हमने कहा था s ऑर्बिटल वो होता है जिसमें जो स्फेरिकल शेप होती है, राइट, स्फेरिकल शेप होती है, न्यूक्लियस के करीब होते हैं s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स, जबकि p ऑर्बिटल जो है वो डबल शेप्ड होता है और ये एनर्जी लेवल इसका s से ज्यादा है। तो जो sp3 हिब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका परसेंट s कैरेक्टर सिर्फ 25% है। ये बात, ये नंबर आपने याद रखना है, ठीक है। और वैसे याद रखने की जरूरत ही नहीं, sp3 यानी s 1 आउट ऑफ 4 है, 1 आउट ऑफ 4 इज 25%, राइट। ओके, ये चीज ध्यान में रहेगी आप लोगों के? Yes, sir. ऑलराइट, अब हम बात करते Yes. हैं, ठीक है, ये हमने कहा मैथेन की बात हुई। अच्छा, एथेन और फिर प्रोपेन पे जाते हैं, लेकिन जस्ट टू मेक दिस पॉइंट क्लियर, अगर हम इथीन की बात करें, इथीन की, इथीन में एक डबल बॉन्ड है, राइट, डबल बॉन्ड है। तो कार्बन के बेसिकली आपने 3 फिर ऑर्बिटल्स आपने ढूंढने जो हिब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले रहे हैं, तो वो होंगे फिर sp2 हिब्रिडाइजेशन होगी, sp2 हिब्रिडाइजेशन होगी, राइट। याद है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थ्योरी वो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड ही कंसीडर करती है। तो अगरचे 4 बॉन्ड हैं इथीन में कार्बन के, लेकिन वो जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड कंसीडर हुआ और 2 और बॉन्ड हुए। तो इथीन में जो हिब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा है वो sp2 हाइब्रिड है। sp2 का मतलब क्या है कि s का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/3, 1/3 यानी परसेंट s कैरेक्टर कितना होगा, 33%, हाँ 33.33%, ठीक है। तो एल्कीन्स में जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना हुआ है उसके कार्बन के अंदर परसेंट एस कैरेक्टर 33%। एग्री? Yes, sir. ऑलराइट, अगर हम बात करें फिर एल्काइंस की, जिसमें कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है, उसके अलावा एक और बॉन्ड है, तो यानी कि बेसिकली हम दो ऑर्बिटल्स कंसीडर कर रहे हैं, एक वो 3 इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड वाला और एक सिंगल बॉन्ड वाला, 2 ऑर्बिटल्स हैं।
तो हिब्रिडाइजेशन कैसी होगी, sp, दो ऑर्बिटल्स राइट, एक s और एक p, तो इसका परसेंट s कैरेक्टर कितना होगा, 50%। 50%। तो अब आपने एक दफा पहले मुझसे सवाल किया था कि यार ये जो एथिलीन में आके एसिडिटी क्यों बढ़ जाती है, तो उसकी वजह यही है कि एथिलीन में यानी जो इथाइन है जो ट्रिपल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन है, दो कार्बन वाला, उसके अंदर जो कार्बन जिसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है उसका परसेंट एस कैरेक्टर 50% है। परसेंट एस कैरेक्टर ज्यादा होने का मतलब क्या है कि उसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्लोजली ज्यादा करीब है न्यूक्लियस के, इलेक्ट्रॉन ज्यादा न्यूक्लियस के करीब है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को खींचने की उसकी एबिलिटी है, उस पर फास्ट रखता है इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब है हाइड्रोजन के पास के ऊपर ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, और जब ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा इसका मतलब वो ज्यादा एसिडिक होगा। आई होप ये चीजें क्लियर है। जरा सा पढ़ लेते हैं हम पेज 60 पे sp3 hybridization and bonding in methane. Before we describe the bonding in methane, it is worth emphasizing that bonding theories attempt to describe a molecule on the basis of its component atoms. Bonding theories do not attempt to explain how bonds form. ठीक है, bonding theories ये नहीं बता रही कि bond कैसे बन रहा है या कैसे टूट रहा है, bonding theory सिर्फ explain कर रही है bond बन गया, अब वो कैसा है molecule. The world's methane does not come from the reaction of carbon atoms with hydrogen atoms. ठीक है, it comes from biological processes. यानी ऐसे नहीं हो रहा कि एटमॉस्फेयर में वैसे ही रैंडमली कार्बन हाइड्रोजन मिल रहे हैं और इससे मेथेन बन रहा है, नहीं, बल्कि ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसके अंदर से बन रहा है। ये इधर इन्होंने ना एक बॉक्स ऐसे दिया हुआ है बड़ा सा, मेथेन एंड बायोस्फीयर, ये आपको बताता है कि मेथेन का ओरिजिन और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ओरिजिन क्या है। वैसे अगर आप सोचें तो हाँ, ये कहना आसान है, कह के आप जान छुड़ा लें कि मेथेन जो है वो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से आ रहा है। अच्छा जी, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस कहाँ से आए हैं, सवाल तो फिर ये पैदा होता है। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस आप कहते हैं जी कि वो बैक्टीरिया बने थे उससे, किससे बने थे बैक्टीरिया, वो तो ओशन में बना था। प्रोकैरियोट्स आए हाँ थे। ओशन में बना था, और ओशन में कहाँ से आई थी चीजें, वो नेचुरली थी। हाँ नेचुरली थी। अभी नेचुरली क्या होता है, तो अनलेस आप एक्सप्लेन करें कि कोई है जो ये कर रहा है, इट डजंट मेक सेंस, मतलब ये कह देना कि ये नेचुरल लॉज हैं और ये फिजिक्स के लॉज हैं और ये केमिस्ट्री के हैं, ये बायोलॉजी के हैं, अब ये लॉज कहाँ से आए यार, लॉज कहाँ से आए, यू हैव टू थिंक, यू हैव टू थिंक थरोली। कोई तो है जो सब कुछ कर रहा है, मतलब ये सिंपली आप एक्सप्लेन कर दिया कि जी वो अब हमने अमीनो एसिड्स बना लिए, हम लाइफ भी बना लेंगे, हम अभी तक लाइफ नहीं बना सके। और पॉइंट ये है कि मेथेन जी नेचर में जी बायोलॉजिकल प्रोसेस से बन रही है, बायोलॉजी कहाँ से आ रही है, वो एटमॉस्फेयर की वजह से, ये एक आपकी वो एक सर्कुलर रीजनिंग है, ये उसकी वजह से, वो इसकी वजह से, इससे आप उसको एक्सप्लेन करें, उससे आप इसको एक्सप्लेन करें, और कह रहे हैं हमें सब कुछ चीज़ों का जवाब मिल गया। कितना ज्यादा है ना, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा ना कि मतलब ये क्या उन्होंने अपने आप को पैदा किया या वो खुद से पैदा हो गए, ना तो हमने अपने आप को पैदा किया है ना खुद से पैदा हुए, देयर हैज टू बी द क्रिएटर। सुभान अल्लाह। We begin with the experimentally determined 3D structure of a molecule, then propose bonding models that are consistent with the structure. We do not claim that the observed structure is a result of the bonding model. Indeed, there may be two or more equally satisfactory models. Structures are facts, bonding models are theories that we use to try to understand the facts. ये जुमले को कौन एक्सप्लेन करेगा, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, ये पेज 61 दूसरा पैराग्राफ आखिरी सेंटेंस। Structures are facts, bonding models are theories that we use to try to understand the facts. बोलिए। यस सर, सर ये बोल रहे हैं कि जो हकीकत है वो स्ट्रक्चर्स में है, लेकिन हम सिर्फ बॉन्डिंग मॉडल की जो है उस थ्योरी को हम सिर्फ इसको एक्सप्लेन करने के लिए यूज करते हैं, वो हकीकत को वाज़ह करने के लिए। हाँ, मतलब ऐसे नहीं है कि हमें बॉन्डिंग थ्योरीज कोई एक्सपेरिमेंट से नजर आई है, मतलब फैक्ट से मुराद इधर इसकी क्या है, इसकी फैक्ट से मुराद यहाँ पे ये कि हमने एक्सपेरिमेंटली जो चीज़ देखी भी हो। तो मॉलिक्यूल्स की जो अंदर जो बॉन्डिंग थ्योरीज हैं ये कोई एक्सपेरिमेंटली प्रूवन नहीं है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटली हमें जो चीज़ें नज़र आती हैं जिसके बारे में हमारे पास
जिसे कहते हैं एम्पिरिकल एविडेंस है, ऑब्जर्वेबल जो चीज़ है वो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए फिर हम थ्योरी बनाते हैं। अच्छा ये स्ट्रक्चर ऐसे बना होगा और वैसे बना होगा। अब ये थ्योरी अगर जितना ज़्यादा इसके हक में एविडेंस आता जाएगा उतनी स्ट्रांग होती जाएगी, लेकिन बाय डेफिनेशन साइंटिफिक थ्योरी जो है ये फिलोसफी ऑफ साइंस की एक पूरा वो स्कूल ऑफ थॉट है। आपने शायद आई डोंट नो फॉल्सिफिकेशन का, कि कार्ल पॉपर का, कि साइंस कुछ भी प्रूव नहीं करती, साइंस सिर्फ डिसप्रूव करती है। और बेस्ट थ्योरी कौन सी होती है? जो अभी तक डिसप्रूव नहीं हुई, राइट, जो अभी तक डिसप्रूव नहीं हुई। तो जो बॉन्डिंग मॉडल्स हैं दे आर नॉट फैक्ट, they are not seen out in the nature. What we see are chemical structures, and on the basis of these chemical structures we derive theories कि अच्छा ये ऐसे होगा और वैसे होगा। as long as हमारी theories facts को violate नहीं करती, हम कहते हैं ये plausible theory है, ज़्यादा बेहतर theory है, लेकिन वो fact नहीं है। हुस्न अहमद आपने माइक अपना अनम्यूट किया हुआ, आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं सर, सॉरी। Alright. A vexing puzzle in the early days of valence bond theory concerned the fact that methane is CH4 and that the 4 bonds to carbon are directed towards the corners of a tetrahedron. जिस तरह हम वो पहले करते हुए आ रहे हैं, राइट, वो एक पिरामिडल 109.5 डिग्री, राइट, दो बॉन्ड इस तरह से इन द प्लेन ऑफ पेपर, एक कार्बन दरमियान में, एक ऊपर जा रहा है, एक इधर आ रहा है, दोनों प्लेन इन द पेपर, एक फिर आपकी तरफ आ रहा है और एक मेरी तरफ आ रहा है, राइट, इस तरह हम बताते थे। So valence bond theory is based on the in-phase overlap of half-filled orbitals of the connected atoms, but with an electronic configuration of 1s2, 2s2, 2px1, 2p1y1. ये जो मैंने पहले explain किया, of carbon has only 2 half-filled orbitals. How then can it have 4 bonds? ये सवाल समझ में आ रहा है कि अगर हम कहते हैं कि मेथेन के अंदर जो कार्बन है उसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 2s में चले गए, तो हाफ फिट ऑर्बिटल तो 2 रह गए, एक 2px का इलेक्ट्रॉन है और एक 2py का इलेक्ट्रॉन है, तो 2 बॉन्ड बनाने चाहिए, 4 बॉन्ड क्यों बना रहे हैं? ये समझ नहीं आती थी। तो फिर आगे वो उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसने सारा sp3 का वो जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया पहले, इसीलिए कर दिया ताकि आप आसानी से पढ़ लें, मैं पढ़ देता हूँ फिर भी। In the 1930s, Linus Pauling offered an ingenious solution to this puzzle. He suggested that the electron configuration of a carbon bonded to other atoms need not be the same as that of a free carbon atom. तो लीनस पॉलिंग ने कहा अगर फ्री कार्बन है वो ऐसे ही होगा। कैसा होगा कि उसके कार्बन के अंदर 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक 2px में होगा और एक 2py में होगा। फ्री कार्बन कैसे होगा? लेकिन जब वो बॉन्ड बनाएगा तो जरूरी नहीं है कि यही वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। By mixing, that is hybridizing the 2s, 2px, 2py and 2pz orbitals, 4 new orbitals are obtained. ये फिगर 2.9b में दिया हुआ है। तो ये आप देखेंगे कि जब हम फिर फिगर बनाते हुए इनको एक्सप्लेन करते हैं, फिगर बनाते हैं, तो वो फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की वैसे नहीं बनाते जिस तरह की s और p ऑर्बिटल्स की बनाते हैं। यानी हम s ऑर्बिटल को हम बनाते थे ना, सर्कल बनाते हैं, राइट, स्फेरिकल है, राइट, न्यूक्लियस के अराउंड, और p ऑर्बिटल्स को हम बनाते हैं डम्बल शेप, राइट, ये p है ना और ये x है। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो इन दोनों का मिक्सचर हम बनाते हैं, जिसके अंदर हम एक लोब, इसके 2 लोब्स है ना, एक लोब ये वाली, एक लोब ये वाली, दरमियान में नोड है, तो हम एक लोब हम बना देते हैं स्फेरिकल, और फिर दूसरी हम छोटा सा स्फेयर बनाते हैं, ठीक है। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया, ठीक है। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनकी शेप हम इस तरह से बनाते हैं। तो इंस्टेड ऑफ दोनों बड़ी लोब्स के जिस तरह p में होता है, और इंस्टेड ऑफ s के जिसमें एक बड़ा स्फेयर है, तो हमने 2 लोब्स बनाई, लेकिन दोनों की शेप जो है दोनों के मिक्सचर है। Each sp3 hybrid orbital has 25% s character and 75% p character. क्या आपको पहले पता था ये परसेंट s character वाली बात? ये मैं ऐसे ही ड्रम करता जा रहा हूँ आपको पर और पता था सर। Among their most important features are the following: all 4 sp3 orbitals are of equal energy.
ये तो सबको पता चल गया, हमने एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा पॉइंट, द एक्सेस ऑफ sp3 ऑर्बिटल्स पॉइंट टुवर्ड्स द कॉर्नर्स ऑफ अ टेट्राहेड्रन। जिस तरह वैसे कार्बन का होना था उसी तरह से, ठीक है। तो ये फिगर 2.10 में आप देखिए ना, ये इसी तरह से पॉइंट किया हुआ है, राइट। तो ये कैसे होगा, ये मेथेन का हम बना देते हैं आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। चला गया। अब मुझे पता है कि यार ये चीज़ें आप लोगों ने ना देखी नहीं है, लेकिन मुझे ये भी आइडिया है कि सब लोगों को ये क्लियर नहीं होती, इसलिए मैं बताता हूँ फिर भी। ओके, अगर कार्बन दरमियान में है, ये उसका एक बन गया ऑर्बिटल मेथेन वाले उसका, ठीक है। ये दो वो बन गए जो प्लेन ऑफ पेपर में है। अच्छा, फिर एक वन वुड बी कमिंग टूवर्ड्स यू एंड द अदर गोइंग अवे फ्रॉम यू, राइट। तो लेकिन हम इधर तो इसी तरह से बना देंगे, इस तरह से। उल्टे सीधे। So there are many ways of representing this thing. एक तरीका ये है जिस तरह मैं पहले बना रहा था, दो आप इस तरह से बना दें प्लेन ऑफ पेपर, और दो जो कि एक वन अवे फ्रॉम यू और वन कमिंग टुवर्ड्स यू, वो आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। एक तरीका ये है। आप ज्यादा नुमाया करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप क्या बना रहे हैं, कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऑर्बिटल्स आप बना रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के, राइट। चार बनाने हैं, दो पहले शेल में, कार्बन दरमियान में, ऑलराइट। तो एक आपने बना दिया यूं, दूसरा बना दिया आपने ये यूं, और जो दो जो थे जो कि वो लोब्स जिनके एक कमिंग टुवर्ड्स यू और एक गोइंग अवे फ्रॉम यू, वो दो ये आ गए। अच्छा, ये मैंने ऐसे एक ज्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। सर डिफरेंट शेप करने से एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? भाई पड़ेगा, लेकिन दरमियान का एंगल इसका और इसका 109.5 का बनाना है ना, बस। बाकी ये दोनों तो हम वैसे ही बना रहे हैं, ये असल में इस तरह तो नहीं है, एक ये बाहर आ रहा है और एक दूसरी तरफ जा रहा है। समझ आई बात आपको? यस तो इन सर। दोनों को इकट्ठे बनाने का मतलब सिंपली ये है कि ये एक आपकी तरफ आ रहा है, एक उधर जा रहा है। ये असल में इस तरह नहीं है, ये दोनों अलबत्ता इनके दरमियान 9.5 का एंगल आपने रखना है। ओके, तो चार इलेक्ट्रॉन्स है ना, एक इस ऑर्बिटल में, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें, और सबके साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है। और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1, राइट। पहला शेल है और उसके अंदर एक s ऑर्बिटल है, और s को हम कैसे एक स्फीयर के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन। और ये हमने ओवरलैपिंग रीजन्स क्यों रखे हुए हैं? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में याद है ना, हम यही कहते हैं कि वो दरमियान में, इनके ये न्यूक्लियाई के दरमियान में अगर एक एक्सिस ड्रॉ की जाए तो वहां पर पाए जाएंगे। तो ये इधर कहीं पे वो हो जाएगा। तो ये मेथेन की तो आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर? यस सर। यस और सर। अगर आपने मेथेन से एथेन की तरफ जाना है, दो कार्बन वाला, उसका क्या होता है, CH3 और उसका एक CH3 के साथ बॉन्ड बना होता है। तो कार्बन दरमियान में तीन हाइड्रोजन जैसे ही होंगे, ये वाला जो एक ये इधर वाला है, इसके आगे बजाय आप हाइड्रोजन लगाने के आगे आप एक और कार्बन लगा देंगे और उसके साथ वैसा ही बना देंगे। क्या आप खुद ही बना लेंगे या मैं करके बताऊं? कर लेंगे आप लोग? यस सर, कर लेंगे हम। ऑलराइट, आप लोग ये कीजिए आज, अगर हो जाता है तो ठीक है, वरना मुझसे पूछ लीजिएगा अगली क्लास में। और एक तीसरी बात इसमें जो हिब्रिडाइजेशन के बारे में बता रहा है, वो पेज 62 पे, कि सिग्मा बॉन्ड्स इन्वॉल्विंग sp3 hybrid orbitals of carbon are stronger than those involving unhybridized 2s और 2p orbitals, ठीक है। तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं।
Each sp3 hybrid orbital has two lobes of unequal size, making the electron density greater on one side of the nucleus than the other. In a carbon-hydrogen sigma bond, it is the larger lobe of the carbon sp3 orbital that overlaps with the hydrogen 1s orbital. This concentrates the electron density in the region between the two atoms. दो लोब्स बना रहे हैं ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, एक हम उसकी बड़ी लोब बना रहे हैं, एक छोटी वाली, तो वो जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रही है वो बड़ी वाली लोब है, हमने छोटी वाली सारी अंदर की तरफ बना रहे थे। तो ये इससे आ गया। इसी तरह बॉन्डिंग इन एथीन आगे दिया हुआ है। फिर पेज 63 पे ये sp2 हिब्रिडाइजेशन इन बॉन्डिंग इन एथिलीन, ये आप खुद ही देख लेंगे। और फिर पेज 65 पे सेक्शन 2.9 sp हिब्रिडाइजेशन इन बॉन्डिंग इन एसिटिलीन, जो 2 कार्बन वाला ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, ये भी आप खुद ही देखेंगे। फिर उसके बाद पेज 66 पे बॉन्डिंग इन वाटर एंड अमोनिया, हिब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तो ये करने की जरूरत नहीं है, ऑलराइट, क्योंकि हम स्ट्रिक्टली अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ये सेक्शन 2.10 स्किप कर देंगे आप लोग। गुड, ओके सर। ऑलराइट, तो लेट्स कम टू पेज 68 सेक्शन 2.11। तो अभी तक हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक हमने मेथेन, एथेन और फिर उसके बाद मेथेन, एथेन और फिर एथिलीन और एसिटिलीन, हाँ, इथीन और इथाइन, इनके स्ट्रक्चर्स देखे। अब हम मोलेक्युलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक देख रहे हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिए साफ से एक्सप्लेन करना होगा, तो आपको हिब्रिडाइजेशन चाहिए। अब मोलेक्युलर ऑर्बिटल्स कंपेयर्ड टू द लुईस एंड ऑर्बिटल हिब्रिडाइजेशन मॉडल्स, molecular orbital theory is the least intuitive and requires the most training, background, and experience to apply. We have so far discussed molecular orbital theory only in the context of bonding in hydrogen, but have used the results of molecular orbital theory without acknowledging it. Electrostatic potential maps, for example, are obtained by molecular orbital calculation. You will see other results of molecular orbital theory often in this text, but the theory itself will be developed only as needed. ठीक है, तो मोलेक्युलर ऑर्बिटल्स की जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी बेसिस पे हम स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन कर रहे होंगे, लेकिन इन एंड ऑफ इटसेल्फ मोलेक्युलर ऑर्बिटल थ्योरी को हम थोड़ा थोड़ा करके ही आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। We saw in section 2.6 that the valence bond model for bonding in methane rests on, ये इंपॉर्टेंट बात आ गई, ये जो मैंने कहा था, जो हमने बनाए थे कि वो एक sp3 हिब्रिडाइजेशन बनाई थी ना, उसमें एक बड़ा सा लोब था कार्बन का और एक छोटा लोब था। वो बड़ा लोब था, उसके आखिर में हमने फिर हाइड्रोजन बना दिया था, ओवरलैपिंग, राइट, ये इसकी बात कर रहे हैं। समझ में आ रही है आपको? ये बड़ा सा लोब, इसके आखिर में हाइड्रोजन लगा हुआ है। So we saw in section 2.6 that the valence bond model for bonding in methane rests on the overlap of a hydrogen 1s orbital with an sp3 hybridized orbital of carbon. The pair of electrons in each of the 4 sigma bonds is delocalized, but only between 2 atoms, carbon and the attached hydrogen. According to molecular orbital theory, as illustrated in figure 2.19, the bonding electrons in methane are more delocalized in that each of the 4 bonding orbitals involves carbon and all of the hydrogens, and each contains 2 of the 8 valence electrons. The lowest energy molecular orbital in the figure has no nodes. Each of the other 3 has 1 node. There are an equal number of anti-bonding orbitals, all of which are vacant. These plus the carbon 1s orbital and its 2 electrons are not involved in bonding and are not shown in the figure. तो सिंपली बात ये, इसको अगर मैं खुलासा आपको बयान करूं जो आपके जहन में रखना है आपने, वो ये कि मोलेक्युलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या होता था कि जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते थे तो उसके नतीजे में 2 मोलेक्युलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, राइट। एक हाफ फिल्ड मोलेक्युलर ऑर्बिटल है, एक हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है। हाफ फिल्ड का क्या मतलब है? उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। एक हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। एक दूसरा हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, उसके अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों जब ओवरलैप करेंगे तो उससे 2 मोलेक्युलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक कम एनर्जी वाला जिसकी एनर्जी इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी, और एक ज्यादा एनर्जी वाला जिसकी एनर्जी इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होगी। ये वाला जो कम एनर्जी वाला है इसे कहते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल,
और वो जो ज्यादा एनर्जी वाला उसे कहते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इसका इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चले जाएंगे जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन इस केस में भी नहीं होगा, मीथेन के केस में, ठीक है। अब वो एक सवाल कर रहा है, अभी तक हमने लुईस थ्योरी पढ़ी है बॉन्डिंग की, उसके बाद हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी है, फिर हमने मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी है। अब सवाल पैदा होता है इन तीनों में से बेहतर कौन सी है, सबसे ज्यादा अपडेटेड कौन सी है, किसके ऊपर हम ज्यादा रिलाय कर सकते हैं, क्या कोई एक है या तीनों के ऊपर करना जरूरी है? तो द आंसर इज दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट यूज ऑल थ्री डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। द लुईस रूल्स आर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड मोस्ट फेमिलियर। लुईस रूल्स याद है ना आपको, वो ऑक्टेट पूरा करना होता था सेकेंडरी एलिमेंट्स के लिए, और उसके बाद नीचे फिर आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन सोचने होते थे, हर एटम्स को असाइन करने होते थे, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट, वो सिंपल है, उसको आप कर सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फेमिलियर है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी especially when coupled with the concept of orbital hybridization जो आज हमने पढ़ा, enhances the information content of Lewis formula by distinguishing among various types of atoms, electrons and bonds। तो ये जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी उसी को इलेबोरेट ज्यादा कर देती है, यानी उसको ज्यादा एक्सप्लेन कर देती है। अगर वो हाइब्रिडाइजेशन ना हो, खाली लुईस थ्योरी हो, तो हम उसकी बेसिस पर यानी एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे कि ये कार्बन हाइड्रोजन के 4 एक जैसे बॉन्ड्स क्यों हैं, दो अलग होने चाहिए, 2 अलग होने चाहिए, 2 जो है ना 2s वाले होने चाहिए, 2 2p वाले होने चाहिए। लेकिन जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्पेशली इन कॉम्बिनेशन विद हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करती है इसको कि ये आखिर कार्बन के 4 एक जैसे बॉन्ड कैसे होते हैं। मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑल्दो द लीस्ट इंट्यूटिव ऑफ द 3 मेथड्स, इंट्यूटिव यानी जो चीज खुद ब खुद से समझ आ जाती है ना, तो ये लीस्ट इंट्यूटिव है, खुद से नहीं समझ आती है ना, इमेजिन करना पड़ता है आपको तकल्लुफ से। तो can provide insights into structure and reactivity that the Lewis and valence bond models cannot। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मुश्किल है तो ये फायदा इसका कम है, नहीं, ये कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आपको दे सकती है जो कि लुईस थ्योरी से और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से नहीं मिल सकती। All 3 theories are used by chemists with the choice being determined according to which one seems most appropriate। तो केमिस्ट सारी चीजों को इस्तेमाल करते हैं। Alright? Yes sir। यस सर। इसके बाद है सेक्शन 2.12। ये हमने पहले से पढ़ा हुआ है, जिसकी चीजें जो है ना वो पहले से पढ़ी हुई है, आई जस्ट रीड इट। अभी तक हमने पढ़ा है मेथेन के बारे में, एथेन के बारे में, प्रोपेन के बारे में। अपना टास्क लिख लीजिए, एक टास्क लिख लीजिए, अगली क्लास से पहले अगली क्लास तक आप करके लाएंगे कि आप लोगों ने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन को जहन में रखते हुए आपने प्रोपेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ओके, यस सर। ठीक है, ठीक है सर। प्रोपेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, और मैं यही चाहता हूँ कि आप खुद से ड्रॉ करें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो जाहिर है आप फिर इधर उधर से देखने की कोशिश करेंगे, तो इधर उधर से देखिए तो फिर सिर्फ ड्रॉ ना करें, आप समझें कि उसने क्यों किया हुआ है, ये जो है ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। लेकिन पहली कोशिश आप ये करें कि आप खुद से ड्रॉ करें। ऑलराइट, अब आइसोमेरिक एल्केन्स, सेक्शन 2.12, द ब्यूटेन्स। Methane is the only alkane of molecular formula CH4. Ethane, the only one that is C2H6. And propane, the only one that is C3H8. मतलब सिर्फ एक ही है, इनका कोई आइसोमर्स नहीं है। Beginning with C4H10, जो ब्यूटेन है। However, constitutional isomers are possible। वो जो हमने पिछले चैप्टर में, 2 alkanes have this particular molecular formula C4H10. In one called N-butane, 4 carbons are joined in a continuous chain, right? Carbon, 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 और सबके साथ फिर हाइड्रोजन्स लगे हुए। The N in N-butane stands for normal and means that the carbon chain is unbranched. The second isomer has a branched carbon chain and is called isobutane, right? ये स्ट्रक्चर उसने बुक में बनाए हुए पेज 69 पे दोनों, मेरा नहीं ख्याल मुझे ड्रॉ करने की जरूरत है। आपको याद होगा वही वाली जो हमने पहले वो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट्स दिए हुए, हमने कहा था ना जितना सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट्स उतने बढ़ते चले जाएंगे, और जब ब्रांचिंग होती है तो सरफेस एरिया कम हो जाता है। तो 2 आइसोमर्स हैं, एक ब्रांच्ड है और एक अनब्रांच्ड है। ये एग्जाम में इस तरह का मैं क्वेश्चन दूंगा लाजमन हमेशा कि कोई मैं ब्रांच्ड एक आइसोमर दे दूंगा, एक अनब्रांच्ड दूंगा और पूछूंगा किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, या तो किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, अनब्रांच्ड का या ब्रांच्ड का? अनब्रांच का।
अनब्रांच का ज्यादा होगा क्योंकि Unbranched. उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, राइट? स्ट्रेट चेन का सरफेस एरिया ज्यादा है। तो यहाँ पे नोट भी करें, एन ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट है -4.4 और आइसोब्यूटेन का -10.2, कम है। ये माइनस में जाहिर है वो उस तरह से ना। तो एज नोटेड इन सेक्शन 2.7 CH3 इज कॉल्ड अ मिथाइल ग्रुप। ये अब अगली चीज, मिथाइल ग्रुप आपको पता है ना, राइट? मेथेन से एक हाइड्रोजन निकल जाएंगे उसे मिथाइल या मैथिल ग्रुप कहेंगे, राइट? और एथेन C2H6 है, उससे एक हाइड्रोजन निकाल दें, C2H5 रह जाएगा, उसे क्या कहेंगे? इथाइल। इथाइल या इथाइल। ग्रुप, ठीक है। अच्छा, in addition to having methyl groups at both ends, N-butane contains 2 CH2 groups. तो मेथेन क्या है, सॉरी ब्यूटेन क्या है? ये है ना ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH3। तो कोनों में दो मिथाइल ग्रुप्स हैं और क्योंकि मेथेन होते हैं CH4, दो जो एक हाइड्रोजन निकल जाए किसी भी एल्केन से तो उसका अल्काइल ग्रुप बन जाता है। एथेन से निकल जाएगा एथाइल ग्रुप, प्रोपेन से निकल जाएगा प्रोपाइल, ब्यूटेन से निकल जाएगा एक हाइड्रोजन ब्यूटाइल, तो मिथेन से निकल गया तो मिथाइल ग्रुप। इन्हें हम कहते हैं एल्काइल ग्रुप्स, राइट? एल्केन से एक हाइड्रोजन निकल जाए एल्काइल ग्रुप बन जाता है। एल्केन माइनस हाइड्रोजन एल्काइल ग्रुप, तो जो भी एल्केन होगी। और दो हाइड्रोजन निकले हुए इन्हें कहते हैं मेथिलीन ग्रुप्स। ये CH2 is called methylene. तो आइसोब्यूटेन उसके मुकाबले में, ये पेज 69 सेकंड पैराग्राफ, आइसोब्यूटेन contains 3 methyl groups bonded to a CH unit. The CH unit is called a methene group, ठीक है? CH2 methylene है, CH3 methyl है और CH जो है वो methene है। N-butane and isobutane have the same molecular formula but differ in connectivity. They are constitutional isomers of each other and have different properties. Both are gases at room temperature, but N-butane boils almost 10 degrees centigrade higher than isobutane and has a melting point that is over 20 degrees centigrade higher. हालांकि atoms वही हैं. Bonding in N-butane and isobutane continues the theme begun with methane, ethane, and propane. All of the carbon atoms are sp3 hybridized. All of the bonds are sigma bonds, and the bond angles at carbon are close to tetrahedral. This generalization holds for all alkanes regardless of the number of carbons they have. ये बस ध्यान में रखना आपने, ये पैराग्राफ very important, very important। ये जो हमने पढ़ा ना कि मेथेन के अंदर जो आप sp3 hybridization कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज आप अनसेचुरेशन नहीं लेकर आते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगाते, सिंपल हाइड्रोकार्बन है, सिंपल हाइड्रोकार्बन है जिसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हैं, तो चाहे एक कार्बन वाला कंपाउंड हो 100 कार्बन वाला कंपाउंड हो, सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। sp3 हाइब्रिडाइज होने का मतलब क्या है कि सबके 4 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे जो कि एक जैसे होंगे, यानी उसके अंदर कोई s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल्स के अलग अलग ऑर्बिटल्स नहीं होंगे, ठीक है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे और फिर ये कि बॉन्ड एंगल सब में वो टेट्राहेड्रल 109.5 के करीब होंगे, ठीक है? ये याद रखना है आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है मैं आपसे एग्जाम में मैं आपको एक कोई 100 कार्बन वाला कंपाउंड लिख दूं और मैं कहूं कि बताइए इसकी क्या ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन है, तो एज लॉन्ग एज वो एल्केन है उसके अंदर कोई अनसैचुरेशन नहीं है, वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, ऑलराइट? और बॉन्ड सिग्मा होंगे। ये 3 चीजें याद रहेंगी आपको, बॉन्ड सिग्मा ही रहेंगे एल्केन्स में, हाइब्रिडाइजेशन एल्केन्स में sp3 ही रहेगी और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, यानी बॉन्ड एंगल्स अराउंड 109.5 डिग्री होंगे। गुड। तो ये 4 कार्बन तक हमारे ये इधर आइसोमेरिक एल्केन्स का उसने कॉन्सेप्ट दिया, राइट? तो ये इधर इसमें साइड पे वैसे ना फुट नोट लिखा हुआ है, एक बुक की साइड पे है ना, साइड पे नोट लिखा हुआ है, butane lighters contain about 5% N-butane and 95% isobutane in a sealed container. The pressure produced by the two compounds is enough to keep them in the liquid state until opening a small valve emits a fine stream of the vaporized mixture across a spark which ignites it.
ये देखिए लाइटर से कैसे वो स्पार्क निकलता है, राइट। अंदर वो लिक्विड है लेकिन जब निकलता है तो स्पार्क होता है, वो कैसे चेंज हो जाता है गैस में। ऑलराइट, हायर एल्केन्स, हायर एन एल्केन्स। अगेन हम एन एल्केन्स की अब बात कर रहे हैं। एन एल्केन्स का क्या मतलब है? एन एल्केन्स का नॉर्मल अल्केन, नॉर्मल एल्केन्स। नॉर्मल एल्केन्स का क्या मतलब है? नॉर्मल एल्केन्स अनब्रांच्ड, unbranched straight chain. N-pentane and N-hexane are alkanes possessing 5 and 6 carbons respectively. The condensed formulas can be abbreviated by indicating within parentheses the number of methylene groups in the chain. ये मैंने आपको बिल्कुल पहली क्लास में लिखवा दिया था, राइट। CH3 एक तरफ, CH3 दूसरी तरफ, दरमियान में 3 मेथिलीन ग्रुप्स हैं तो CH2 और फिर पेरेंथेसिस में 5 करके लिख दिया आपने, 3 करके लिख दिया। तो ये खास तौर पे लॉन्गर चेन एल्केन्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो कह रहे हैं कि 1985 में, 1985 व्हेन आई वाज बोर्न, ये CH3 CH2 388 CH2 से बीच में फिर CH3 है, तो ये 390 कार्बन्स का कंपाउंड पहली दफा 1985 में बना था। तो इसको कह रहे हैं एब्रीविएटेड वे में इसको लिखें तो कितना लंबा होगा, 390 कार्बन्स का आप लिखते चले जाएंगे। एब्रीविएटेड वे अगर ना हो, सिंपल लिखना हो तो कितना ज्यादा हो। ऑलराइट, वो कह रहे हैं जी ये प्रॉब्लम 2.7 आपने सॉल्व करना है खुद से। फिर उसके बाद लिखा हुआ है एन एल्केन्स हैव द जनरल फार्मूला दिया हुआ है एंड दे कंस्टिट्यूट अ होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड्स। वेरी इंपॉर्टेंट, एन एल्केन्स क्या है? दे आर अ होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड्स। अ होमोलोगस सीरीज इज वन in which successive members differ by a CH2 group। यानी मेथेन से एथेन कैसे बनाते हैं? एक CH2 ग्रुप ऐड कर देना, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, तो एथेन बन जाएगा। एथेन में फिर एक CH2 ऐड कर दें तो फिर प्रोपेन बन जाएगा। उसमें फिर एक CH2 ऐड करें तो फिर ब्यूटेन, उसमें एक और CH2 ऐड करें तो फिर पेंटेन। तो इस तरह जो CH2 ग्रुप्स ऐड करने से जो आगे बनते चले जाते हैं इन्हें कहते हैं होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड्स। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे अपना लेक्चर आज का ख़त्म करते हैं। कल हम ब्यूटेन पेंटेन के आइसोमर्स देखेंगे और उसके बाद आयोपेक नोमेनक्लेचर, ये मैंने आपको पहले से कराया हुआ है लेकिन हम एक दफ़ा विल गो थ्रू इट, जस्ट जल्दी जल्दी से जाएंगे क्योंकि हमने पहले आपको कराया हुआ है। फिर ये अल्काइल ग्रुप्स का सेक्शन है, कल नहीं सॉरी अगली क्लास में। और फिर हाईली ब्रांच्ड एल्केन्स का, फिर वो इंट्रोडक्शन करा रहे हैं टू फंक्शनल ग्रुप्स, ये भी मैंने आपको पहले से कराया हुआ है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स, ये भी आपको पहले से बताई हुई हैं चीज़ें। तो जो अगले जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो करके हम ये चैप्टर खत्म करेंगे। ओके, एनी क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क नाउ? वैसे तो आपकी एक क्लास शुरू हो रही है। नो सर। जी सारे एल्केन्स जितने भी होंगे उन सब में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। दोबारा पूछे, दोबारा पूछे अभी। सर जितने एल्केन्स होंगे उन सब में हमेशा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी ना, चाहे आप हाँ कोई जी, भी दे दें। हाँ कोई भी एल्केन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, सिग्मा बॉन्ड होंगे ओके, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ओके चलें जी, रिकॉर्डिंग खत्म करते हैं। सी यू ऑन ट्यूसडे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी जीशान क्या